हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और काफ़ी टाइम हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, तो समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम, जैसे मैंने आपको कहा था, पॉलिटी के आरओ एआरओ के लिए, चाहे एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो मैं एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज उसी में हमने अपना पहला सब्जेक्ट लिया है पॉलिटी। जो मैंने आपको पढ़ाया वह भी है, अब आप उसके क्वेश्चन आप देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, एक बार कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज पहला क्वेश्चन। चलेंगे स्टार्ट। लिखा हुआ है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस जो है भारत था? तो ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। तो ऑस्टिन जो थे अंग्रेज थे, उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इसका कोट है, तो आप इसको देखेंगे, ऑस्टिन ने एक बात कही थी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था की थी? तो 1909, आपको पता है यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर हमने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी 1919, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे लिखा हुआ है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है, अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी एन राव क्या थे? हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, लीगल जो है आपके एडवाइजर थे, ठीक है। चलेंगे आगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? आपको पता है हमने ये स्वीकार कब किया था, हमने इसको इम्प्लीमेंट कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसको स्वीकार किया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको पूर्ण रूप से लागू किया था। इसलिए हम 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इनके साथ साथ 6 अन्य व्यक्ति और थे जो इस संविधान सभा जो प्रारूप समिति के इसके वे सदस्य थे। तो कुल सदस्य कितने थे? 7, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चों। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। ये कहाँ से लिया है? तो आपको पता है ये रूस से लिया है, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया है। अमेरिका से हमने अपने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटिश से हमने क्या लिया? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप लिया है। फ्रांस से हमने लिया अपनी फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व लिया है। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को आराम से ऑप्शन को देख सकते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से, किस देश से ली गई है? तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इसको अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलेंगे आगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकार बार बार आ रहे हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट की बात करता है, और फंडामेंटल राइट हमारे कहाँ से हैं? आर्टिकल 13 से लगाकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट आते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद? तो सबको पता है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 8 शेड्यूल्स थी यानी कि 8 जो है आपकी अनुसूची थी, और 20 क्या थे? भाग थे। तो जब हमारा संविधान बनता है तब हमारे संविधान की स्थिति ये थी। अब परिवर्तन होता गया है, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, ठीक है ना, 22 भाग हुए हैं, ठीक है। तो भाग 22 ही थे, भाग जो है वो 22 थे, आज 25 हो गए हैं, 20 नहीं थे 22 थे, ठीक कर लेंगे उसको। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? अगर नागरिकता की हम बात करते हैं तो भाग 2 जो है कंप्लीट नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 1 में लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ होगा, उसका नाम दिया गया, उसके क्षेत्र विस्तार की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है जो पूछा गया है। भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और भाग 4 में आपका DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है? तो आपको मैंने बताया था पार्ट से पक्का क्वेश्चन बनता है। तो भाग पूछे तो पंचायत है, भाग 9 में है, बिल्कुल सही बात है ये तो। नगर पालिकाएं भाग 9 कै में है या 9A में है, बिल्कुल सही बात है। सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B में है, बिल्कुल सही बात है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, तो इसका जो सही सम्मिलित नहीं होगा तो भाग 10 नहीं होगा, ठीक है। चलेंगे, अधिकरण इसमें नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी हमसे नहीं की बात की गई है। तो नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही बात है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, बिल्कुल ये गलत है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। नगर पालिकाएं भाग 9A में है, और निर्वाचन इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है? भाग 15 में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे,
वित्त विधेयक फाइनेंस बिल की बात कर रहा है के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए। मैंने कहा चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई जब मैं पढ़ा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 117 आर्टिकल 1171 इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बिल। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये एक लिस्ट दी गई है 1, लिस्ट नंबर 2, और यहाँ पे बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है ना। संविधान का भाग 15, आपका भाग 15 जो है ये इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन से संबंधित है। किस संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 की बात करेंगे तो स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्पेशल, तो यही यानी कि ये कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है ना। तो 1 का 4, 2 का 3, तो 4 और 3 आपको वैसे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं, है ना। 4, 3 नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो फिर आगे देख लेते हैं। वैसे भाग 17 की बात करेंगे तो भाग जो 17 होता है कहाँ है? संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, आपकी भाषा से रिलेटेड होता है। और जो भाग 18 होता है, भाग 18 आपका रिलेटेड होता है किससे? इमरजेंसी से, आपात उपबंध से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ आपको शेड्यूल्स दिए गए हैं, अनुसूचियाँ, और ये किस अनुसूची में क्या है ये आपको बताना है। तो आपको पता है 7वीं अनुसूची जो है ये आपकी जो है ये आपकी रिलेटेड है किससे? ये आपकी 7वीं अनुसूची बताती है भाषाओं के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 8वीं अनुसूची आपकी है। 9वीं अनुसूची में आपका दल बदल है, और 10वीं अनुसूची में क्या है आपका इसको एक बार दोबारा से करेंगे। देखिए 9वीं अनुसूची आपकी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें आपके भूमि सुधार के कानून थे। ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म थे। 10वीं अनुसूची में आपका क्या था? 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल था। ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में क्या थी? आपकी भाषाएं थी। और देखते हैं 8वीं अनुसूची में भाषा होगी 2 में 1। ठीक है ना। इसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल, ये रहा 2, 4 में 2, 4 में 2 ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है आपको वैसे तो। ठीक है ना। 7वीं अनुसूची क्या थी? 7वीं अनुसूची में आपके पास होती है लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं, समवर्ती सूची, आपकी केंद्र सूची और आपकी राज्य सूची। तो यहाँ पर देखेंगे संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची, इनके विषय भी कितने? इसके 100 विषय होते हैं, इसके 61 विषय हैं, इसके कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है ना। तो एक में आपका 3 हो जाएगा। और जो आपकी बचती है कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। तो ये क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो आपको पता है उद्देशिका में आपके 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद जोड़ा गया है ना, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, और अखंडता जोड़ा गया था। तो ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो अभी हमने रिपीट किया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मैंने बताया था 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को, प्रियम्बल को। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में जो आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके आर्टिकल 32 को, 32 को, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, संवैधानिक उपचारों को कहा गया है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या? आत्माएं। तो यहाँ पर तो हम बात यही कहेंगे, तो उद्देशिका को है ना, प्रियम्बल को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। चलेंगे आगे, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कौन करता है? तो मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक के अध्यायों में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं नामौलिक कर्तव्य के अध्याय में। बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की गई क्योंकि आप अखंड हो, है ना, आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर आप मौलिक अधिकारों को, DPSP को और अपने मौलिक कर्तव्यों को अगर मिला देंगे तो इन तीनों को मिला के आप प्रस्तावना को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? आपको पता है हमारा संविधान स्टार्ट होता है हम भारत की जनता या हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी कि ये प्रमुख स्रोत कौन होता है? जनता होती है। भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत आपकी कौन होता है? पीपल, जनता। चलेंगे आगे। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? तो गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही बात है, वही गणतंत्र होगा। जनता अपनी मर्जी से चुन के किसी को भेजेगी। सर्वोच्च शक्तियां निर्वाचित प्रधानों में निहित हो, बिल्कुल जो आपने निर्वाचित करते सारी शक्तियां उसके अंदर होंगी। सर्वोच्च शक्तियां एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा में निहित नहीं हो सकती है, वो गणतंत्र नहीं कहलाएगा। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व की, तो वो भी गणतंत्र कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम गणतंत्र नहीं कहेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे।
निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कही। जब ये राज्य बने तो इनका आरोही क्रम क्या है, जैसे आपको सबसे पहले पता है आंध्र प्रदेश बना, फिर गुजरात बना, फिर उसके बाद आपका हरियाणा बना, फिर उसके बाद फिर आपका इस तरह से बनता हुआ चला गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो नागालैंड सबसे पहले बनता है, उसके बाद मेघालय बनता है, फिर सिक्किम आपका बन जाता है 36 संविधान संशोधन के द्वारा, फिर बनता है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। चलेंगे आगे। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपको बहुत पता होगा, ये 1956 में किया गया था। एक फजल अली थे, उन्हीं की देखरेख में एक आयोग बनाया गया। उसके 2 सदस्य हुआ करते थे, हरदेनाथ कुंजरू और पणियक्कर। तो वहीं पर बनाया गया था। तो 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर एक आयोग का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे। चलेंगे आगे। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? अभी मैंने बताया। तो पहली बार आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। देखिए बच्चे, हम सीधी बात करते हैं, कोई बकवास की नहीं करते हैं। तो अपना क्वेश्चंस आपको करना है, एग्जाम आपको अपना अच्छे से क्रैक करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आएँ जितने तक पूछे गए हैं। बाकी आप चैनल को फॉलो कर जरूर करते रहें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। अब मैं हर सब्जेक्ट का, है ना, ऐसे अब इसके बाद हम हिस्ट्री के लेके आएंगे। हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट लेंगे। मेडिएवल को अलग रखेंगे, एंसेंट को अलग रखेंगे और मॉडर्न को अलग रखेंगे, ठीक है ना। इस तरह फिर हम ज्योग्राफी का, उसके बाद हम इकोनॉमी का, और फिर आपका पर्यावरण वाला पार्ट और कंप्यूटर वाला पार्ट, इस तरीके से हम अलग अलग लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें? आपको पता है लोकसभा में लगभग 550 सीटें हैं, क्योंकि 2 सीटों को खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। इसमें से 530 सीटें आपके राज्यों के लिए होती हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था लोकसभा में, और 20 सीटें आपकी होती हैं यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और इसमें भी 7 सीटें लोकसभा की कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है ना। तो बाकी लद्दाख आपका है, जम्मू कश्मीर आपका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चंडीगढ़ आपका है, वहाँ पर 1-1 सीट है, दमन दीव है तो 1-1 सीट वहाँ पर है। तो यहाँ पर हम कितनी करेंगे? 20 सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व में कितनी? 20। चलेंगे आगे। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से संसद के पास होती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। चलेंगे आगे। पार्लियामेंट। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आपको पता है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका बलात्सर्म है, जो मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, उस पर रोक लगाई जाती है। उसके बाद आपको धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिलती है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद आपको 5वीं जो स्वतंत्रता है वो आपको ये है कि आप किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो, और फिर आपके संविधान का उपचार आ जाता है। तो यहाँ पे बालकों की बात की जा रही है, तो ये क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये आपका 2 ही इससे रिलेटेड आपके 2 ही आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, और आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है आप 14 साल से कम बच्चों से कहीं पर भी कोई काम नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल 19 की बात करें, एक बार थोड़ा बैक चलेंगे। आर्टिकल 19 में आपको पता है बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 17 में आपको छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी की बात की गई है। और 23 मैंने बताया ये आपका बंधुआ मजदूर है और ये आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उस पर प्रतिषेध लगाया गया है। और 24 में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कारखानों में बच्चों में कोई काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। जितना मेरे से एक्सप्लेन करने की हो रहा है तो मैं आपको उतना करके बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सोल, हार्ट एंड सोल कहा है? तो आपको बताया ये आर्टिकल 32 है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पर। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों कही गई, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कही गई है, ठीक है ना। चलेंगे आगे। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को लोप किया गया? आपको पता है पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, इसको 300A में भेज दिया गया। और अब संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक आपका लीगल राइट है। क्या है आपका? लीगल राइट। तो पूछा इसको कब हटाया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। तो इसके द्वारा हटाया गया था 44th के द्वारा, ठीक है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद आपको पता है, अनटचेबिलिटी की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 17 में आता है, 17 में छुआछूत आती है, ठीक है ना। चलेंगे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता आपको पता है आर्टिकल 9A में, आर्टिकल सब क्लोज ए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
ये प्रेस की आज़ादी इसी के अंदर आपकी है। चलेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये आपका है अनुच्छेद 21 में, है ना, सॉरी 19, तो ये तो राइट टू लाइफ हो जाएगा, जीने का अधिकार, ठीक है ना। 14 में क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है ना, कि कानून के समक्ष सब समान होंगे, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। 19 में मैंने बताया बोलने का अभिव्यक्ति की आज़ादी का स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है, और 21 में आपको जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है ना। और 22 में क्या है, 22 में आपको जो गिरफ्तारी होती है उसमें आपको संरक्षण दिया जाता है। चलेंगे आगे, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। आपको पता है 21 में राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, और 19 में आपको बोलने का अधिकार है। तो इसके हिसाब से विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये तो लीगल राइट है। तो एकांतता का अधिकार है ना, एकांतता का अधिकार यानी कि आप कहीं पर भी रह सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। तो अगर आप 19 को और 21 को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एकांत में रहने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल आप धर्म का अपना प्रचार कर सकते हो, करते हुए आ रहे हैं, है ना। 600 BC में गौतम बुद्ध के टाइम से आप देख रहे हो, है ना। फिर जैन धर्म आपने पढ़ा, फिर आपने पहले आपने बौद्ध पढ़ा, फिर जैन पढ़ा, उसके बाद आपके मुगल आ जाते हैं, फिर आपके पास जो है क्रिश्चियन मिशनरी आती है, तो सब अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं, अभी भी है। सिक्कों को कृपाण धारण करने का बिल्कुल अधिकार है, आर्टिकल 25 देता है, आप रखिए कृपाण। राज्य को समाज सुधारा की विधि निर्माण करने का अधिकार है, बिल्कुल कर सकते हैं। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन, धर्म किसी का आप जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करवा सकते, ये अधिकार आपको नहीं है। तो आर्टिकल 1, 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वर्ड समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने में से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की स्थिति मिलता है। यानी कि समाजवाद जो वर्ड है, और आपको DPSP में कहा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यानी कि आपके पास कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा आर्टिकल 14, 15 और 16 को पढ़ के मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है सब जो आपके पास लॉ है, विधि है, उसके समक्ष सब समान है। 15 में कहा गया है आप किसी भी जन, स्थान, लिंग के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और 16 में कहा गया है जो रिजर्वेशन की व्यवस्था सबको काम रिजर्वेशन के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये 2 सिद्धि का है, और आर्टिकल 20 में आपके पास क्या है, 2 सिद्धि का अधिकार। आपको इसमें क्या है, एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, आपने अपराध जिस समय किया होगा उसी समय के अनुसार आपको यहाँ पर भी सजा दी जाएगी, ठीक है। चलेंगे आगे, ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। अस्पृश्यता का अंत आपको पता है आर्टिकल 17 में वो लिखा हुआ है सामने, 17 ही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण आपको पता है कहाँ पर है, 23 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 है। पूछा है इसमें कौन सा सही नहीं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये गिरफ्तारी वाला जो आपने बताया 23 में कहाँ है, ये तो 22 में है। क्योंकि 23 में क्या था, 23 में तो आपका जो बंधुआ मजदूर हैं उनके बारे में बात की जाती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके बारे में बात की जाती है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता आपकी 25 से लगाकर 28 तक चलती ही है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आप 29 से लगाकर 30 तक करते हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, जो गलत है, ठीक है ना, यहाँ 22 आना चाहिए, ठीक है। चलेंगे आगे, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया 1976 में। 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम का पारित किया गया था, इसका उन्मूलन करने के लिए एक कानून बनाया गया था संसद में। चलेंगे आगे, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये आपका एक क्या है, ये एक आपका लीगल राइट है, ठीक है ना, एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। समानता का अधिकार आपको पता है ना, तो 5 अधिकार है। तो कहाँ से, आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक। 14 में कहा गया है विधि के समक्ष सब समान होंगे। 15 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी के जाति, धर्म, स्थान क्या आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में लोक नियोजन में सबको समानता दी जाएगी। 17 में कहा गया है कोई भी अनटचेबिलिटी ने के जो अस्पृश्यता है उसको बंद किया जाएगा। और आर्टिकल 18 में कहा गया है जो टाइटल हैं, जो उपाधि हैं, उनका अंत किया जाएगा। तो ये 5 आपके अनुच्छेद चलते हैं 14 से लगा के 18 तक, जो आपको समानता देते हैं। चलेंगे आगे,
निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बिल्कुल सही बात है, एक वेलफेयर राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी आप दे सकते हो। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, तो ये किया गया है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है ना, डीपीएसपी में किया गया है। ये फिर कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, तो आपको इनको इकट्ठा करना है ना। अनुच्छेद 40 में बताया ग्राम पंचायतों का गठन है आपका, है ना। आर्टिकल 48 में बताया आपको ये कृषि और पशुपालन है, सही है कि नहीं है। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड, और 41 में क्या है, काम करने का अधिकार। तो 1 2 3 4 ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद निषेध ये भी है, गो का संरक्षण ये भी है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो आपका 21A में दिया गया है। मोहिनी जैन केस आप पढ़ेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 लागू किया गया 2010 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो आपको पता है ग्राम पंचायतों का गठन तो 40 में पहले से ही हो गया था। गोवध निषेध जो है आर्टिकल 48 में दिया ही गया है। मुफ्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया है, ये 43A में शायद है, मैं ज़्यादा मुझे ध्यान आ रहा है। लीगल फ्री एडवाइस आर्टिकल 43A में है, और समान नागरिक संहिता तो आर्टिकल 44 में पहले से ही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़े गए थे, और ये बात है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। पहले हमारे कुल टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 10 हुआ करती थी, अब हो गई हैं 11। तो खैर इसने पूछा है कि किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है। चलेंगे आगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, इनको कोई प्रभावी नहीं बना सकता। ये देश के नागरिकों की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, वो चाहे तो इसको अडॉप्ट करें, माने चाहे ना माने, ये आपके कर्तव्य हैं, ये आपको मानने चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं की बात कर रहे हैं, तो कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। चलेंगे आगे। पहले 10 हुआ करते थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? आपको पता है राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उसमें वो अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, एकल मत हस्तांतरित प्रणाली के द्वारा, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। और इसमें जो आपके स्टेट होते हैं, स्टेट की जो राज्य मैं लिखता हूँ उसको विधानसभा, स्टेट की जो विधानसभा होता है, इसके जो निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये भाग लेते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो लोकसभा है, जो आपके पास राज्यसभा है, इसके इलेक्टेड मेंबर्स, इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के जो एमएलए होंगे इलेक्टेड, वे भी इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे आराम से। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल ये भाग लेंगे। राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य नहीं, केवल एक सदन विधानसभा, इसमें विधान परिषद कभी नहीं आएगा, विधान परिषद कभी नहीं आएगा। ये होती है आपकी लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है ना। ये भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, ये 6 राज्य में, जैसे आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आपकी तेलंगाना में, आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में है, बिहार 1 2 3 4 5 एक और रह गया कोई, बिहार में एक और है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ रह गया? कर्नाटक में, ठीक है ना। तो ये आपकी 6 हैं। तो यानी कि ये दोनों सदनों में भाग नहीं लेंगे। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो 1 3 और 4 बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में
जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे 2 थे, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, 70वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा बताया गया था। चलेंगे आगे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, आप सब जानते ही हैं, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम हुआ करता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, आपको पता है जो भारतीय गणतंत्र है उसका प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति। दिस इज द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट मैन ऑफ इंडियन, या भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, सेना का कमांडर भी होता है। ठीक है ना, सारे के सारे जितने भी काम होते हैं वो सब इसी के नाम से होते हैं। चलो, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो आपको पता है जब आपके पास कोई राष्ट्रपति नहीं होगा और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया होगा, वही क्या होगा, वही हमारे देश का राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। चलेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल अप्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका। ठीक है ना, लेकिन इसमें राज्यसभा के सांसद भाग लेते हैं। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं, इसमें आपका केवल एक सहयोगी होगी, इसमें राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर भाग लेते हैं, इसमें विधानसभाओं के विधायिकाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कहाँ था, 61 से लगाकर कहाँ तक चलता है, 67 तक। चलिए, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीयक उच्चतम प्रतिष्ठित पद अधिकारी है, बिल्कुल है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। हाँ, इसके पास कार्य होता है, ये राज्यसभा जो होती है उसका प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है। ये बात तो गलत है ना, इसके पास दायित्व है पद से संबंधित, नहीं, पद से संबंधित कोई दायित्व नहीं है। हाँ, उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता, वैसे वो राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसकी कार्यवाही का निर्वहन करेगा, बिल्कुल करेगा। राष्ट्रपति के पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर उसका कोई काम देश में नहीं है, वो राज्यसभा का एक पद सभापति होता है। चलेंगे आगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 74 है या 75 बताइए। ये आर्टिकल आपका 74 है, कभी कन्फ्यूज मत होना। 74 बताता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है और उसको वो हटा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 74 ऐसा बताता है। 72 में क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी की भी सजा को माफ़ कर सकता है। चलेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 60। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल। ये बनाया गया था कि जितनी भी मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रेस्पॉन्सिबल होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति इनको पास करते हैं, तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो ये मैंने 60 क्वेश्चन आपको आज कराए हैं, लगभग इसके 100 क्वेश्चन और हैं, तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है आपको हर सीरीज देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।